सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। बानिया एमकॉम की इश्ताल अंगेज तकरीर से मुतालिक केस इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने फारूक सत्तार, कमर मंसूर, शाहिद पाशा और दिगर को बरी कर दिया। एमकेएम रहनुमाओं के खिलाफ 22 अगस्त 2016 को मुकदमा दर्ज किया गया था। बानिया एमकेएम की इश्ताल अंगेज गर्दी अदालत ने फारूक सत्तार, कमर मंसूर, शाहिद पाशा और दिगर को बरी कर दिया। एमकेएम रहनुमाओं के खिलाफ 22 अगस्त 2016 को मुकदमा दर्ज किया गया था। तफसीलात जानेंगे। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। जी, डॉक्टर फारूक सत्तार, शाहिद पाशा, कमर मंसूर समेत जो 6 दीगर मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने बरियत की दरख्वास्त दायर की थी इंसदाद दहशत गर्दी की ख़ुसूसी अदालत में, और ये बानी एमकेएम की जो इश्तियाल अंगेज तकारीर थी इस सिलसिले में ये मुकदमा है जो कि दर्ज किया गया था। और अब अदालत ने जो बरियत की दरख्वास्त है उस पर फैसला सुनाते हुए इन 6 के 6 मुल्ज़िमान को इस केस से बरी कर दिया है, जबकि जो दीगर मुल्ज़िमान हैं वो इस मुकदमे से अलग हैं। तो हम इन 6 मुल्ज़िमान ने बरियत की दरख्वास्त दायर की थी और उसमें एक बड़ी पेशरफ हुई है। अदालत ने इन तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। ठीक है, एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। अदालत ने इन मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद आपका। पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से नेशनल हाईवे पर एहतजाज। कराची से ठटा जाने वाली शाहराह को दोनों अतराफ से बंद कर दिया। ऑयल टैंकर वाले टोल टैक्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे। शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब, अपडेट करें इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन वालों की जानिब से एहतजाज की जो है कॉल दी जा रही थी। एहतजाज खत्म होता था, मुज़ाकरात होते थे और उसके बाद जो है जो वो टूल है उसको जो है खोल दिया जाता था। लेकिन आज जो है बाकायदा तौर पर ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से जो है एहतजाज की कॉल दी गई थी और अब एहतजाज जो है शुरू हो गया है। कराची से ठटा जाने वाली शाहराहों को दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ऑयल टैंकर वाले टू टैक्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि ठट्टा की जानिब से आने वाले ट्रैफिक को बिन कासिम टाउन और अंदरूनी इलाकों में भेजा जा रहा है। जबकि जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो वजन और कांटा होता है और टूल टैक्स की मद में जो है नाजायज इजाफी चार्जेस जो है वसूल किए जा रहे हैं। और जो इंतजामिया है वो ट्रैफिक पुलिस और वहाँ के जो टूल टैक्स के जो इंतजामिया है वो जो है मिली भगत से जो है इजाफी रकम वसूल कर रहे हैं, जिस पर यह एहतजाज किया जा रहा है। ये भी कहा है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते, जब तक मेन कराची से काटो और इसी तरीके से सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को मिलाने वाली जो लिंक रोड है वहाँ पर जो है एहतजाज जारी रहेगा। और मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मुतालबात अगर तस्लीम नहीं होते तो मेन नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को जो है बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने जो है अल्टीमेटम दे दिया है आला हुक्काम को और उनकी जानिब से इस वक्त जो है एहतजाज किया जा रहा है। जो गाड़ी की लंबी कतारें हैं वो लग चुकी हैं और वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का अमला भी जो है मौजूद है। और उसी तरफ से अगर बात बताई जाए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो ट्रैफिक की जो रवानी है उसको मुतासर होने से बचाने के लिए जो ट्रैफिक का जो दबाव है उसको बिन कासिम टाउन और अंदरूनी इलाकों में भेजा जा रहा है। ठीक है शाहज़ेब हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा होने के बाद नायाब हो गया। आटे की अदम दस्तयाबी के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। बिल्कुल, देखें महंगाई का जिन बेकाबू और हम ये देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी उसके असरात देखने में आ रहे हैं। निगरान हुकूमत ने जो साबका दौर की जो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी, जिसके बाद आटा हमने देखा कि 10 किलो का थैला और 20 किलो का थैला वो महंगा हो गया। उसके बाद आवाम को शदीद मुश्किलात है। आटा महंगा होने के बाद भी आवाम को मिल नहीं रहा, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर आटा नायाब हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा ये बताइएगा, आटा ख़रीदने आप आए, कितने दिन से नहीं मिल रहा आटा? हमें तो 15 दिन से नहीं मिल रहा, रोज आना चक्कर लगा रहे। तो कल भी आके बैठ के चले गए, बोल रहे नहीं कार्ड बनेगा, नहीं बन रहा कार्ड। बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या करेंगे। कीमत तो जब 650 थी अब 1420 बोल रहे। फिर क्या करे गरीब आदमी, कैसे खाए, क्या करे। अच्छा आप ये बताएं, महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, आटा तो बुनियादी ज़रूरत है। जी, आटा आजकल यहाँ पे आ रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे, तो आ रहे हैं तो बोल रहे हैं नहीं आया, आटा मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, नायाब हो गया है, क्या हुआ। और 1400 रुपये के बगैर 1400 का आटा है, उसके साथ कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ती है। अच्छा क्या समझते हैं, कीमतें दोबारा जो पुरानी कीमत थी यानी कि कम होना चाहिए आटा कम रेट में?
हाँ बिल्कुल होना चाहिए कम रेट पे आटा, लेकिन अभी इस दौर में तो ये पता नहीं क्या हो गया, नया भी हो गया आटा, पता नहीं कहाँ चला गया। बिल्कुल देखें, लोगों का यही कहना है कि आटा महंगा होने के बाद भी मैसर नहीं है और तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर इसका आटा नायाब हो चुका है। शहरियों का यही मुतालबा है कि आटा की फरामी जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए और जो कीमतों में इजाफा किया गया है इसको भी वापस लिया जाए। जी, शहरियों की सहूलत के लिए लगने वाले बचत बाजार भी अब नाम के ही बचत बाजार रह गए। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में लगे बचत बाजार में आम बाजार से ज्यादा महंगी अशिया मिलने लगी। तफसीलात बताएंगी अक्सार शाहिद। और जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाह फैसल के बचत बाज़ार में मौजूद हूँ, जो हर मंगल को जो है वो यहाँ पर लगता है। देखने में आता है कि यहाँ पे तमाम तर चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं, चाहे वो ख़वातीन की घरेलू अशिया हों, कपड़े, चूड़ी, या फिर जो है वो बच्चों की स्टेशनरी के सामान की हम बात करें या फिर सब्जियों की बात करें तो वो भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त मेरे साथ एक खातून भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि मंगल बचत बाज़ार के हवाले से आप क्या कहेंगी और क्या ख़रीदना आई हैं। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं बच्चों की स्टेशनरी चीज़ें, कलर पेंसिल वगैरह हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। हाँ, कॉस्टली तो नहीं है यहाँ पे भी, लेकिन सब चीज़ ओपन होती है तो आराम से हम सब चीज़ें जो है सेल कर सकते हैं आराम से। बस अच्छा, ये बताइएगा कि कितना फ़र्क आ रहा है यहाँ पे आम मार्केट से? हाँ, फिर है कुछ परसेंट है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, वही प्राइस सेम। बल्कि तो मैं कलर पेंसिल अभी ले रही हूँ 100 की है, वो ये 150 की दे रहे हैं मुझे। अभी 1 महीने पहले ही लिया है मैंने वो। लेकिन मतलब आम मार्केट से डबल रेट जा रहे हैं? कभी कुछ चीज़ें हैं डबल, कुछ चीज़ें कम भी हैं। इतना तो ये बचत बाजार के लाने के लायक है या नहीं? नहीं, बचत बाजार तो नहीं है ये, वही मार्केट है, सेम प्राइस है तकरीबन तो यहाँ पे। अच्छा, स्टेशनरी के अलावा आपने और क्या खरीदने का सोचा है यहाँ पे? बस फिलहाल तो स्टेशनरी, अभी तो बच्चों को स्कूल लेना ही तो रास्ते में है, तो जो चीज़ें याद होती हैं वो ले लेते हैं। कि ओपन होती है ना तो हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, यहाँ सब कुछ ओपन होता है तो हम आराम से सेल कर लेते हैं। बिल्कुल, यकीनन जो है वो बचत बाजार लगने से जो है वो फ़ायदा तो है लोगों को कि घर के करीब है, रास्ते में पड़ रहा है, लेकिन जो है अगर बात करें कॉस्ट की तो वो उसमें जो है वो फ़र्क नहीं आ रहा। आम मार्केट के बराबर ये कभी कभी ऐसा भी देखने में आ रहा है कि रेट ज़्यादा हैं तो कभी जो है वो रेट बिल्कुल कम भी हैं। तो अलबत्ता बचत बाजार जो है इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये मंगल बाजार जो है वो यहाँ पर लगता है, जिससे शहरों के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। जी, आपको बताएं कि NICVD अस्पताल में रिक्शा और प्राइवेट गाड़ियों की भरमार है। अस्पताल के गेट के अंदर और बाहर पार्किंग का मसला जूं का तूं है, जहां रिक्शे पार्क होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। तफसीलात जानेंगे राबिल अशरफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NICVD अस्पताल के बिल्कुल बाहर, और यहाँ पर जो है मरीजों को एक तो दवाएं मैसर नहीं आती, दूसरा ये सहूलत भी मैसर नहीं कि यहाँ पर जो है प्राइवेट गाड़ी और रिक्शों की जो है भरमार लगी हुई है, जिसकी वजह से जो आने वाली एम्बुलेंसेज हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासर हो जाती है, क्योंकि रिक्शे वाले जो है बिल्कुल पार्क करके गाड़ियों को खड़े हो जाते हैं, रिक्शों को खड़े हो जाते हैं, और साथ ही साथ जिसकी वजह से जो बड़े 3 मेन अस्पताल यहाँ पर मौजूद है, जिन्ना अस्पताल, NICH, NICVD अस्पताल यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर अगर इमरजेंसी में कोई मरीज आ रहा होगा तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों की भी भरमार है, जबकि यहाँ पर जितने भी जो पेशेंट इमरजेंसी में आते होंगे उन्हें पहले जो है इन रिक्शे वालों को हटाना पड़ता होगा, प्राइवेट गाड़ियों को हटाना पड़ता होगा, उसके बाद ही जो है वो यहाँ पर आने के बाद जो है मरीजों को देख सकते होंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है, इनसे बात। भाई मुझे बताइएगा, ये पार्क करने के लिए रिक्शा वाले बिल्कुल खड़े हुए होते हैं, अंदर एम्बुलेंसेज को जगह नहीं मिलती, ट्रैफिक जैम हो जाता है, क्या मुश्किलात है? ये जो है सारा ये गार्ड का चक्कर है। ये देखिए ना, ये खड़े हुए और रिक्शे खड़े हुए, इनको कोई हटाने वाला नहीं है। गार्ड यहाँ मौजूद है और पूरे गेट का रास्ता बंद किया हुआ है। एम्बुलेंस अगर यहाँ से आएगी तो किस तरह अंदर जाएगी? इमरजेंसी है ना। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर गार्ड भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है रिक्शे वालों को यहाँ पर हटाने वाला कोई भी मौजूद नहीं है, जबकि वो पार्क करके खड़े हो जाते हैं यहाँ पर रिक्शे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासर हो जाती है और एम्बुलेंस को अंदर आने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई माह गुजर जाने के बावजूद तालिबे इल्म किताबों से महरूम है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और ऑक्सफोर्ड की किताबें ताहाल मुयस्सर न हो सकी। किताबों की अदम दस्तयाबी से दुकानदार भी परेशान हैं। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा सबा परवेज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में, जहाँ पर जो है वो बच्चों के तालीमी इदारों में जो है वो सिंध बुक बोर्ड्स की किताबें जो हैं वो शॉर्ट हैं। इसके अलावा जो है वो ऑक्सफोर्ड की बुक्स भी जो हैं वो अब जो है वो शॉर्टेज आना शुरू हो गई है। इदारों की जानिब से जो वो कंप्लेंट्स आ रही हैं, इसी वजह से जो है वो मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए क्या वजूहत है सिंध बुक बोर्ड से बुक्स क्यों नहीं आ रही और ऑक्सफोर्ड की बुक्स क्यों नहीं आ रही है? मैम, सिंध बोर्ड का तो हर साल का इनका ये
तमाशा है कि मिलती ही नहीं है इनकी। स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, एजुकेशन स्टार्ट हुई है, पर स्विन बोर्ड की बुक्स अवेलेबल होती ही नहीं है। हर साल का इनका है कि अभी 1 हफ्ते बाद आएगी, 2 हफ्ते बाद आएगी। प्लस ऑक्सफोर्ड जो है, चले ऑक्सफोर्ड का आप ये कह सकते हैं कि इनकी बुक्स जो है लेट होती हैं, पर ये है कि अगर 1 हफ्ते का टाइम दिया तो 8 दिन में 10 दिन में आ जाती है। पर स्विन बोर्ड की तो 2 महीने 2.5 महीने इनकी बुक्स ही नहीं होती। अभी आप देख लें, नया सेशन स्टार्ट हो 9 मैट्रिक का था, प्रीवियस 2.5 महीने 3 महीने पहले तक इनकी बुक्स नहीं थी, अब आई है 9 मैट्रिक की। और अब फर्स्ट ईयर इंटर का जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें सिर्फ इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स बस और बायो ये आई है। बाकी बच्चे परेशान घूम रहे हैं। स्विन बोर्ड वालों को कौन पूछे? या तो स्कूल वाले स्टेप उठाएं, कॉलेज वाले स्टेप उठाएं कि भाई क्यों नहीं आ रही हैं। हर साल के इनके स्कूल वाले क्या करते हैं, प्राइवेट जो भी स्कूल्स हैं आपके, प्राइवेट बुक्स अपने पास से वो लोग दे रहे हैं, स्विन बोर्ड क्यों नहीं देते? स्विन बोर्ड में बचत नहीं है, उनको मिलता नहीं है, इन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। स्विन बोर्ड की किताबें बोलते हैं पेरेंट्स को आप जाके मार्केट से ले लो, उर्दू बाजार में मिल जाएंगी। बेचारे पेरेंट्स आके मारे मारे घूम रहे हैं, उनको बुक्स अवेलेबल नहीं, क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि दुकानदारों के साथ साथ जो है वो वालिदैन भी शदीद मुश्किलात में हैं। स्कूल जो है वो, कॉलेजेस जो है वो खुल चुके हैं और अब जो है वो अभी तक किताबें जो है वो इनको मैसर नहीं है। इनका ये भी कहना था कि ऑक्सफोर्ड की बुक्स जो होती हैं वो ताख़ीर के साथ आती हैं, क्योंकि वो एक आ जाती हैं ताख़ीर के साथ, लेकिन सिंध बुक बोर्ड वाले जो है वो हर साल जो है वो इसी के साथ जो है वो उनकी बुक की शॉर्टेज होती है, जिस वजह से तालीमी इदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो है वो बच्चों को और वालिदैन को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, तरक्कियां पाने वाले हेडमास्टर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैनातियां इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से मशरूत। तरक्की पाने वाले असातिज़ा को महकमा स्कूल तालीम सेक्रेटेरिएट आने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी का इंतजार करने की हिदायत सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, बताएगा क्या मामला पेश आया ये? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम ने ताज़ा जो तरक्कियाँ पाने वाले हेड मास्टर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनकी तैनातियाँ इलेक्शन कमीशन की मंजूर से मशरूत कर दी है। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी मरासला जारी किया गया, जिसमें हुक्म दिया गया है कि अब जो जिनको अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देकर हेड मास्टर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया, उनकी तैनातियाँ इलेक्शन कमीशन की मंजूर से की जाएगी। जो भी असातिज़ा तरक्की पाने वाले हैं वो महकमा स्कूल तालीम सेक्रेटेरिएट आने की जहमत न करें, उनको सेक्रेटरी स्कूल तालीम के दफ्तर आने से रोका गया है और इलेक्शन कमीशन की मंजूरी का जो है इंतजार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। और ख़त में ये भी कहा गया है कि वज़ीर तालीम की जो हिदायत पर यह फैसला किया गया है और वज़ीर तालीम की ये सिफारिश तैयार करके इलेक्शन कमीशन को अरसाल की जाएगी और इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद इन असातिज़ा को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनातियाँ की जाएगी। फैसला इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से बाज़ाब्ता तौर पर मशरूत कर दिया है और तमाम असातिज़ा जो तरक्कियाँ पाने वाले हैं उनको किसी अफसर के दफ्तर आने से रोका गया है। जी ठीक है आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें KMC, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, KDA और दीगर इदारों के सरबराहान और अफसरान शरीक थे। तफसीलात जानेंगे शेब मुख्तार से। शेब, बताइएगा अहवाल इजलास का। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ है। KMC, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, KDA और दीगर अदारों के सरबराहान और अफसरान इस इजलास में मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि IH चंडीगढ़ रोड की तज़ीन और आइश का काम अगले माह के हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि बिजली के पुराने खंभे निकाल कर विक्टोरिया तर्ज के खंभे लगाए जाएंगे। उनका कहना था कि केबल्स के तार अगर तरीके से नहीं लगाए गए तो इन्हें काट दिया जाएगा, जबकि IH चंडीगढ़ रोड पर केबल ऑपरेटर्स ने जहां जहां खुदाई की है उसे भरकर प्योर लगाने का काम जो है, पेवर लगाने का काम जो है वो मुकम्मल करेंगे। मेयर कराची का मजीद कहना था कि IH चंडीगढ़ रोड कराची की इंतहाई अहम सड़क और फाइनेंशियल हब है। मुख्तलिफ बैंकों और मल्टीनेशनल कंपनियों के मरकजी दफातर सड़क पर वाक़ हैं। उनका कहना था कि गटरों की मरम्मत करके इन पर फौरी ढक्कन लगाए जाएंगे, जबकि माए कोलाची, MTR रोड, मौलवी तमीजुद्दीन रोड, OR क्लिफ्टन ब्रिज पर लटकी हुई तारों को जो है फौरी खत्म किया जाएगा। मेयर कराची ने कहा है कि केबल ऑपरेटर अगर शहर की तज़ीन और आइश का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनके साथ KMC कोई रिहायश नहीं बरतेगी। तमाम बल्दियाती अदारे अपना काम जो है 5 सितंबर तक मुकम्मल करें और उन्हें सिलसिले में बाकायदा तौर पर रिपोर्ट पेश करें।
जी ठीक है शोएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि शहर कायद की मरकजी शाहराहों पर कोर्नोकॉर्पस के दरख्त आवाम के लिए खतरा बनने लगे। माहिरीन कहते हैं कि कोर्नोकॉर्पस के दरख्त से न सिर्फ पाइपलाइनों को नुकसान हो रहा है बल्कि ये मुख्तलिफ जल्दी अमराज का भी सबब बन रहे हैं। तफसीलात बताएंगी आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में हम देखें तो कोनोकार्पस के दरख्त जो हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि कोनोकार्पस के दरख्त एक तरह से खूबसूरती तो देते हैं शहर को, साथ ही साथ जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी हवा में से एब्जॉर्ब कर देते हैं। लेकिन एक तरफ इनके नुकसानात भी हैं कि ये जो दरख्त होते हैं वो अगर रिहायशी इलाकों में लगाए जाए तो इनके थ्रू जो है वो पाइपलाइंस भी डैमेज होती हैं और साथ ही साथ जो है ये दूसरे नुकसानात का भी सबब बनता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यासिर हुसैन साहब मौजूद हैं, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट। हम इनसे बात करते हुए जानते हैं। जी सर, बताइएगा क्या वजह है कि अब तक ये कोनोकार्पस के दरख्त कराची में हैं मौजूद? जी ये कुछ साल पहले जो शहरी हुकूमत थी उसने, लोकल गवर्नमेंट ने, इन्होंने, जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे उस वक्त में, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन थी जिसमें कि पूरे शहर में ये लगाए गए थे। तो अब इसमें असल में एक्सपर्ट से पूछा नहीं जाता है, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनके ख़्याल में इसमें 2-3 मसले बड़े हैं। एक तो मसला ये है कि ये हमारी अपनी स्पीशीज़ नहीं है या इस इलाके की नहीं है, तो ये ज़रूरी होता है कि आप अपने इलाके की स्पीशीज़ और अपने इलाके के दरख्त और पौधे लगाएं, ठीक है। तो एक तो ये मसला है। ये जो है इसकी जो वैरायटी स्पीशीज़ है ये मैंग्रोव से रिलेटेड है और ये फ्लोरिडा और ऐसी जगहों से लेके आया गया है, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ता है। तो वो तेज़ी से बढ़ने का फ़ायदा तो है कि एकदम से ग्रीनरी आ गई शहर में और चेंज आपको नज़र आया, तो वो उस लिहाज से तो वो कामयाब हो गए। लेकिन ये इसके जो नुकसानात हैं वो कई हैं। उसमें एक ये है कि ये पॉलन बहुत निकालता है, तो जिन लोगों को, जैसे कि सर्दियों में वैसे ही हमारी एयर क्वालिटी इतनी ख़राब होती है, उसके बाद जो बाहर का मौसम आता है उसमें ये फूल निकलते हैं, उसका पॉलन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो शिकायत लोगों में बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे जिनको सांस की प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट यासिर हुसैन दरिया मौजूद थे। आपने सुना इनका ये कहना था कि शहर कायद में जो कोनोकार्पस के दरख्त हैं उनके थ्रू जो है वो पानी की पाइपलाइंस और दीगर चीज़ों को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है इसके ज़रिए जो है वो पॉलन एलर्जी भी लोगों को हो सकती है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि अगर कोनोकार्पस के दरख्त को रिप्लेस किया जाए तो रिप्लेसमेंट के लिए नीम के दरख्त और दीगर जो दरख्त हैं वो शहर कायद में लगाए जाने चाहिए। जी, ताजिर तंजीमों की जानिब से एहतजाज के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स कहते हैं कि हुकूमती खामोशी सवालिया निशान है, अब ताजरों को बड़े एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। तफसीलात बताएंगे एयाज राना। जी बिल्कुल, जैसे कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि तमाम मार्केटों की जानिब से जो है कराची की साउथ जोन में जो एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, जो कि महंगाई और बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं उसको लेके एहतजाज किया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद में, और लियाकताबाद में इस वक्त जो अंजुमन ताजरान कराची के जो सदर हैं जावेद शम्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जो ये एहतजाज हुआ उसके बाद क्या हुआ, कि आपको इस वक्त कोई हुकूमत की जानिब से कोई, उन्होंने आपकी सुनवाई हुई, कोई बात सुनी गई? ये एहतजाज हुए हुए भी इस वक्त 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हुआ, कोई किसी ने राब्ता कायम किया आप लोगों से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सूरत-ए-हाल यही है कि इतने बड़े एहतजाज के बाद भी हुकूमत ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि एहतजाज ताजिरों की तरफ से तो था, लेकिन ये आवाम के लिए था। और ये जो महंगाई का अज़दा है, बेरोज़गारी का अज़दा है, ये जो के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो हमारे ऊपर जो शब खून मारा जा रहा है, बग़ैर जो है इतला के शेड्यूल के जो हट के जो है यहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है, ये तमाम चीज़ें कौन हल करेगा? ये हुकूमत हल करेगी। हुकूमत हमारे साथ बैठे, आखिर वो कौन लोग हैं जो इन मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देंगे? इतने बड़े एहतजाज के बावजूद भी, और पुरअमन एहतजाज किया गया, चंद घंटे के लिए लोगों को जमा किया गया, बाज़ार खुले रहे, आवाम अपनी ताकत के मुताबिक आते रहे, अपना पैगाम देते रहे, और मीडिया ने इसको हाईलाइट भी किया। लेकिन शायद के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा आइए ताजिरों के साथ बैठें, आवाम को इस मुश्किल से निकालें, ताजिरों को निकालें और इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। ठीक, जैसे जावेद शम्स का यही कहना है कि इतने बड़े एहतजाज के बाद से भी अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से इनसे राब्ता कायम नहीं किया गया, और जो जिस तरीके से लोड शेडिंग और महंगाई की और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो जूं की तू हैं, और इस वक्त उनका कहना भी यही था कि ये जो निगरां हुकूमत है, हालांकि इसको इलेक्शंस की तरफ या इनको लोगों के इंतखाबात में नहीं जाना, लेकिन एक दिन आएगा कि जब ये भी लोगों से जब अपना वोट मांगने जाएंगे तो आवाम इसको याद रखेगी। उनका कहना है कि अगर ये नहीं किया गया तो बहुत जल्द जो एक बड़े एहतजाज की तरफ भी जाया जा सकता है। जी
गुज़श्ता रोज़ औरंगी टाउन गोसिया बलोच कॉलोनी में बैंक के अमले से 30 लाख रुपए की डकैती वाक़े का मुकदमा पेट्रोल पंप के मैनेजर मोहम्मद परवेज़ की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा पाकिस्तान बाजार थाने में डकैती की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। तफसीलात जानेंगे। शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब, अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ औरंगी टाउन गौसिया बलोच कॉलोनी में बैंक के अमले से 30 लाख रुपए की डकैती के वाक़े का मुकदमा पेट्रोल पंप के मैनेजर मोहम्मद परवेज़ की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा पाकिस्तान बाजार थाने में डकैती की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। ये वाक़या जो है 11:30 जो कि सेक्टर 11:30 इस्लाम चौक बच्चा वहाँ पर वाक़ पेट्रोल पंप से जो मुलाजिम है वो 30 लाख कैश लेकर निकला था। जो मैनेजर है वो 30 लाख कैश लेकर निकला था। गाड़ी में मुलाजिम जो है शेर अफजल और इफ्तिखार भी जो है मौजूद थे। औरंगी टाउन 5:45 नंबर पर वाक़ बैंक में पैसे जमा कराने थे, लेकिन 10:25 पर जो है गौसिया बलोच कॉलोनी में जो है 2 मुलजिमान आए और उन्होंने फायर करके गाड़ी को रोका और गाड़ी रोकने के बाद 30 लाख रुपए लूटे और निशाने हैदर की जानिब फरार हो गए। बताया जाता है कि मुलजिमान ने जो है जाते जाते उनके ऊपर फायर किया जो गाड़ी के बोनेट पर लगा। ताहम पुलिस का कहना है कि जायवा कुआ से शवाहिद जमा किए हैं और जब शवाहिद जमा करने के बाद जो मुलजिमान है, इस वाक़े में जो मुलजिमान है उनको जो है जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है शाहज़ेब हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि मुल्क में महकमा जाती टीमों की बहाली जारी है। कौमी फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए कराची पोर्ट ट्रस्ट से खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीमों की बहाली का जो है दौर शुरू हो चुका है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब टीमें। तो हम फुटबॉल टीम के जो KPT के लोग हैं उनके साथ मौजूद हैं KPT फुटबॉल स्टेडियम में और हम जानेंगे KPT के कप्तान मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम, कितनी खुशी की बात है KPT की फुटबॉल टीम बहाल हो रही है, मुख्तलिफ एड में नुमाइंदगी करेगी? हमें तो बहुत खुशी है कि KPT इंतज़ामिया ने ये अप्रूव किया है कि दोबारा टीमें बहाल की जाए। हम बहुत खुश है। इंशाल्लाह हम नया से नया प्लेयर हायर करेंगे और काबिल टीम बनाएंगे। KPT फुटबॉल टीम इंशाल्लाह न्यू सरे से नए जनरेशन के साथ आ जाएगी। इंशाल्लाह ऑन द फील्ड सब खेलेंगे। अच्छा, हमारे साथ हेड कोच भी मौजूद हैं यहाँ। जो पाकिस्तान टीम है मुख्तलिफ मौके पर नुमाइंदगी करते रहे, 17 इंटरनेशनल टूर भी इन्होंने किए पाकिस्तान टीम की जानिब से। किस तरह देख रहे हैं अब जो गैप था, एक बड़ा गैप आया है 4 साल का, उसके बाद KPT की टीम बहाल हो रही है फुटबॉल की, तो कितना आप समझ रहे हैं एक मुश्किल होगा कि अच्छी टीम कॉम्बिनेशन बनाना? पहले तो ये बड़ी खुशाइंद की बात है कि हमारी टीम दोबारा बहाल हो रही हैं, लेकिन ये 4 साल का गैप रहा है, इसमें काफ़ी प्लेयरों को नुकसान का सामना करना पड़ा। क्यों अभी ये टीमें होने जा रही हैं, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, हम पूरी तैयारी में इंशाल्लाह अच्छी टीम बना सकें। कुछ यंगस्टर लड़के भी हमें लेने पड़ेंगे उसके लिए, कुछ सीनियर प्लेयर हैं हमारे पास, कुछ यंगस्टर। इंशाल्लाह एक अच्छी टीम हम लोग। ये 4 साल के गैप में काफ़ी मुश्किल वक्त गुजारे। काफ़ी लड़के थे बेरोज़गार हो गए हमारे जॉब से, जो जॉब कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में थे, वो काफ़ी बेरोज़गार हो गए। उन लोग के फुटबॉल में मकसद काफ़ी नुकसान हुए और हमारे डिपार्टमेंट बड़े क्लोज थे, तो अभी ऑन होने जा रही है। तो इंशाल्लाह हमारी KPT की टीम एक अच्छी टीम बन के सामने उभरेगी। तो इंशाल्लाह हमारे लड़के इंशाल्लाह मेहनत करेंगे अपने फ़िटनेस पे, अपने जो फॉर्मेशन है, जो मेहनत है, इंशाल्लाह अच्छी टीम बना के सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि ऑफिशियल हों या खिलाड़ी, वो सब इस बात पे बड़े खुश हैं कि टीम बहाल होने जा रही है और KPT इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कॉम्बिनेशन अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और जो बेहतरीन लड़के हैं कराची से, भले लियारी का हो, मलीर का हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ था, उसको टीम में शामिल किया गया ताकि एक अच्छी टीम बने और नेशनल जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, मुख्तलिफ चैलेंज कप है, मुख्तलिफ मुकाबले, उसमें बेहतरीन टीम मैदान में उतरे और KPT का नाम रोशन करे। निजी होटल में सऊदी अरब से आए ट्रैवल एजेंट्स की जानिब से नुमाइश लगाई गई है। तफसीलात बताएंगे शाहरुख शाह। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं निजी होटल में और निजी होटल में जो सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अरब से डेलीगेशन आया है, जिसमें डॉक्टर तौफीक जो कि मिनिस्टर हैं हज एंड उम्रा सर्विसेज के, वो भी यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं और उनका ये मेन मकसद है कि जो हज उम्रा पे जाने वाले पाकिस्तान से ज़ायरीन हैं उनको बेहतर सहूलियात जो है वो फराहम की जाए और उनके जो सयाहत है उसको जो है वो दोनों तरफा सयाहत को फ़रोग़ मिले। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं सलमान साहब, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस इवेंट के हवाले से यहाँ पे जो एग्जीबिशन सऊदी डेलीगेशन ने लगाई गई है, क्या कहेंगे सलमान भाई, यहाँ पे जो डेलीगेशन जो सऊदी लोकल्स ने लगाई है, क्या कहेंगे?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ से हमारा दिल हमेशा जो है वो पाकिस्तानियों का दिल हमेशा वहाँ लगा रहता है। तो उस हवाले से इन लोगों का यहाँ पर आना और इस बात को फ़रोग देना कि जी आप आएँ और सिर्फ जब आप उम्रा करने आते हैं आसानी से आएँ, आपको कोई मुश्किलात हैं तो उसको हल किया जाए। और उसके अलावा वो तमाम मकामात मुक़द्दसा जो इसमें नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने, नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उस रास्तों पे उन जगहों पे गए और वहाँ पे कुछ क़याम किया, पानी पिया, उन जगहों को अब खोल दिया गया है, उनको विज़िट किया जा सकता है, जो कि हमारी बहुत पुरानी जो है ख्वाहिश थी। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस काबिल हो गए, हम उन मकामात को विज़िट कर सकते हैं, हम अपने मोतमरीन के साथ वहाँ जा सकते हैं और जो है वो जो है उनको उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और तारीख़ी जो चीज़ें हैं उनसे सीख सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें जो कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के एग्जीबिशन के, सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि ये बेसिकली सयाहत को और खुसूसी तौर पे जो हज उम्रा जो है वो ज़ायरीन यहाँ से जाने वाले, पाकिस्तान से जाने वाले ज़ायरीन हैं, उनको जो दरपेश मसाइल है उनके हल के लिए ये एग्जीबिशन लगाई गई है, ताकि जब वो सऊदी अरब में हज और उम्रा जो है वो परफॉर्म करें तो उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और उनको बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए ये एग्जीबिशन जो है वो लगाई गई है। जी, अफसोसनाक खबर शामिल करें। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के मारूफ मुसव्विर और अदाकार अकबर खान गुज़श्ता शब खालिक हकीकी से जा मिले। तफसीलात बताएंगे सैयद। हाँ जी बिल्कुल, देखें मारूफ अदाकार और मुसव्विर जिनकी हमारे पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में बेशुमार खिदमात थी, जनाब अकबर खान साहब जो हैं खालिक हकीकी से जा मिले थे। आज उनकी नमाज जनाजा जो है बाद नमाज असर जो है अदा की जाएगी। इस वक्त मैं उनकी रिहाइशगाह में मौजूद हूँ और उनके भाई जो हैं इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे आपकी बात भी कराते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपके गम में शरीक हैं, हमारी पूरे चैनल के जानिब से उनके लिए दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वैसे हम सब के साथ तो क्योंकि इंडस्ट्री के हम लोग थे, बड़ा अच्छा उनका एक ताल्लुक़ होता था, तो बतौर ब्रदर उनका आपके साथ कैसा ताल्लुक़ था? यानी उनके हंसमुख थे, बड़ी यानी ख्याल रखने वाले और बाकी बड़े भाई की तरह हैसियत से जिम्मेदारियाँ निभाते थे और अदाकारी के साथ साथ मुसव्वरी में भी उन्होंने अपना एक नाम बनाया, उन्होंने एक मुकाम अपना हासिल किया। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। मुझे आप बताइएगा, आर्ट्स काउंसिल में ग़ालिबन आपकी बड़ी उनसे वाबस्तगी रहती थी, मुझे बताएं कि आपके साथ कैसा उनका ताल्लुक़ था और यकीनन उनकी खला जो है पूरी नहीं की जा सकती। एक तो ये कि यकीन आ नहीं रहा, जब पिछले दिन उनका हार्ट का हुआ तो जिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर वहाँ उसके बाद वो रिकवरी हो रही थी। अच्छा, बेसिकली वो बहुत ज़िंदा दिल आदमी थे, एक तो ये, और हंसी मजाक छेड़छाड़ कभी लगता नहीं था ऐसे निकल जाएंगे। और दूसरे ये कि जो आर्टिस्ट होता है बेसिकली बहुत हसास होता है, उसकी माशरे की हर चीज़ पे निगाह होती है, हर चीज़ पे उसकी, तो उससे जो हसास आदमी ही ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर लेता है। अफसोसनाक एक ख़बर गुज़िश्ता शब हम सबको सुनने को मिली। आज उनकी नमाज जनाजा है, बाद नमाज असर जो है नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में जो है उनकी नमाज जनाजा मस्जिद अक्सा में अदा की जाएगी। तो जितने भी उनके चाहने वाले हैं वो यकीनन उनकी नमाज जनाजा में ज़रूर शिरकत करें और उनके लिए दुआ करें। जी।